वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस में रिकग्निशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिकग्निशन के रूल्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ताकि फिर रिकग्निशन को प्रॉपर्ली डिस्कस किया जा सके, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी ग्रांट। A government grant may take the form of transfer of a non-monetary asset such as land or other resources for the use of the entity। तो बाज़ औक़ात जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रांट में हो सकता है कि कैश के बजाय कोई लैंड मिल जाए, कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, मे बी कोई आपको मशीनरी मिल जाए या कोई पावर प्लांट मिल जाए। तो ये भी हो सकता है कि कैश के अलावा कोई एसेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिसोर्स ट्रांसफ़र हो रहा हो, और एंड दैट वुड बी कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ग्रांट। यूजुअल ट्रीटमेंट ऐसी ग्रांट की ये होती है कि हम एसेट को भी, जो नॉन मॉनेटरी एसेट हमें रिसीव हुआ है, और जो ग्रांट इनकम है उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इनिशियली वो जो ग्रांट होगी उसे एज ए डेफर्ड ग्रांट या एज ए ग्रांट इनकम हम जो है वो एसेट क्रेडिट कर लेंगे। तो एंट्री वुड बी एसेट डेबिट ग्रांट क्रेडिट एट फेयर वैल्यू। फिर बाद में ग्रांट को फॉरेन इनकम बनाना है या ओवर द ईयर्स बनाना है, वो सेकेंडरी स्टेप होगा। अल्टरनेटिव ये होता है कि अगर फेयर वैल्यू मैयर ना हो सक रही हो तो फिर एसेट और ग्रांट को नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाता है। नॉमिनल अमाउंट से मुराद है मामूली अमाउंट। तो आप चाहे ₹1 पे रिकॉर्ड कर दें, या अगर आप अपनी फिगर्स रुपीज़ इन थाउजेंड में शो करते हैं, आपका जो राउंडिंग ऑफ लेवल है, प्रिसीशन लेवल है, वो ये है, तो फिर आप जो है 1000 पे रिकॉर्ड कर दें, यानी ऐसी अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दें जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट भी नहीं होते, बट स्टिल आपका एसेट और आपकी ग्रांट जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो एसेट डेबिट एंड ग्रांट क्रेडिट एट नॉमिनल अमाउंट। तो यूजुअल क्या है, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, लेकिन अल्टरनेटिव भी IS-20 में अवेलेबल है। अगर एंटिटीज यूज़ करना चाहें तो चॉइस है कि फिर वो नॉमिनल अमाउंट पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ग्रांट को रिकग्नाइज करने की जो अप्रोचेज़ हैं वो क्या हैं? जो टू ब्रॉड अप्रोचेज़ हैं जो IS-20 से पहले भी यूज़ हो रही थी, IS-20 के आने से पहले, वो थी एक कैपिटल अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर ग्रांट को रिकॉर्ड करते हैं या इक्विटी में रिकॉर्ड करते हैं। इन शॉर्ट, आउटसाइड प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करते हैं। अब IS-20 में ये अप्रोच अलाउड नहीं है। नेक्स्ट अप्रोच है इनकम अप्रोच, जिसमें आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करना होता है। वन पीरियड में रिकग्नाइज करें या मोर देन वन पीरियड में रिकग्नाइज करें, और IS-20 इसी इनकम अप्रोच को फॉलो करता है। दैट्स वाई IS-20 ने जो पीरियड ऑफ रिकग्निशन और वे डिफाइन किया हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस over the periods in which the entity recognizes as expense the related cost फॉर विच द ग्रांट्स आर इंटेंडेड टू कंपनसेट। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि ग्रांट को आपने प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करना है, सिस्टमैटिक बेसिस पे करना है, लेकिन उन पीरियड्स के हिसाब से करना है जिन पीरियड्स में रिलेटेड एक्सपेंस या कॉस्ट लगेगी। तो अगर आपको एक ग्रांट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो इनकर करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो आप ग्रांट को भी इनकम बनाएंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर आपको एक ग्रांट से रिलेटेड जो है ऑलरेडी आप एक्सपेंस चार्ज कर चुके हैं, तो उस ग्रांट को आप फॉरेन इनकम रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये बेस कॉन्सेप्ट है। इसी पर जो है फर्दर हम डिटेल में भी जाएंगे अभी आगे, लेकिन उससे पहले रिकग्निशन का क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। रिकग्निशन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट जिसमें नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू भी शामिल हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, shall not be recognized until there is reasonable assurance that the entity will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received। तो अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि ग्रांट रिसीव हो जाएगी, बेशक वो भी एक्चुअली कैश में रिसीव नहीं हुई, रिसीव हो जाएगी, और आप उससे रिलेटेड जो कंडीशन हैं उनको मीट कर लेंगे, तो और ये रीजनेबल एश्योरेंस अगर है तो आप ग्रांट को रिकग्नाइज कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो फिर आप रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। याद रखेंगे, दोनों क्राइटेरिया मीट होना ज़रूरी है। सिर्फ कैश में ग्रांट का रिसीव हो जाना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता कि आपकी कंडीशंस मीट हो जाएंगी, क्योंकि बाज़ ग्रांट रिसीव हो जाती है और फिर कंडीशंस अगर मीट ना हो तो आपको ग्रांट वाले पैसे वापस करने पड़ सकते हैं। तो ग्रांट को रिकग्नाइज करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंडीशंस जो हैं वो मीट हो जाएंगी और ग्रांट रिसीव भी हो जाएगी। तो यू कैन रिकॉर्ड द ग्रांट ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवेबल। तो इट इज़ पॉसिबल कि आप एंट्री डालें कि रिसीवेबल डेबिट एंड ग्रांट क्रेडिट। पीरियड ऑफ रिकग्निशन से रिलेटेड कुछ फर्दर रूल्स हैं। तो उसमें ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के रूल्स ये हैं कि वो एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी इनकर कर दिए हों, या इमीडिएट एक्सपेंस लॉस ऑलरेडी इनकर्ड हो, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको अगर ग्रांट मिली है जिसमें कोई फ्यूचर कॉस्ट नहीं है रिलेटेड, यानी फर्दर हमने कोई कॉस्ट उस ग्रांट की वजह से नहीं लगानी, तो ऐसी ग्रांट को तो आप इमीडिएटली जिस पीरियड में वो रिसीवेबल बनती है उसके अंदर आप प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज
अगर इसके अलावा कोई ग्रांट आपको मिलती है और वो रिलेटेड टू इनकम है, तो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस से रिलेटेड जब मिलती है तो वो भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगी इन द सेम पीरियड एज द रेलिवेंट एक्सपेंस। यानी आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर आपको एक साल से रिलेटेड किसी एक्टिविटी को करने के लिए ग्रांट मिल रही है तो आप उसे एक साल में रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स एक एक्टिविटी करने के लिए ग्रांट मिल रही है तो उसे फिर ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आप इनकम बना लेंगे इन प्रॉफिट और लॉस। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की बात करेंगे तो इसमें फिर हम देखते हैं कि एसेट की टाइप क्या है। डेप्रिशिएबल एसेट हो तो ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स आर यूजुअली रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस over the periods and in the proportion in which depreciation expense on those asset is recognized। यानी जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही ग्रांट को रिकग्नाइज करेंगे। अगर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो ग्रांट को भी अमोर्टाइज करें यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर एसेट को आप जो है डेप्रिशिएट कर रहे हैं यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो ग्रांट को भी अमोर्टाइज करें यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब बात आ जाती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की जैसे लैंड वगैरह की तो उनसे रिलेटेड ग्रांट को कैसे रिकग्नाइज किया जाए। तो ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में आल्सो रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशन। कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस तो होती हैं तो उस बेसिस पर उनको भी रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस में किया जाता है ओवर द पीरियड दैट बियर द कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन। अब वो ऑब्लिगेशन बाज़ किसी और एसेट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं और समटाइम अदर देन दैट भी हो सकता है। तो एज एन एग्जाम्पल grant of land may be conditional upon the erection of a building on the site and it may be appropriate to recognize the grant in profit or loss over the life of the building। तो अब आपको लैंड ग्रांट के तौर पे मिली है तो रेलिवेंट एसेट तो लैंड है तो लैंड की तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि आपने लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जो बिल्डिंग की कॉस्ट आप लगा रहे हैं तो जितनी बिल्डिंग की यूज़फुल लाइफ है उसी हिसाब से आपको ग्रांट को उसी यूज़फुल लाइफ के हिसाब से इनकम बनाना चाहिए। तो इस सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने कवर किए इन पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। डिस्कस द रिकग्निशन ऑफ फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, और हर सिनेरियो जो है वो इंडिपेंडेंट है तो हम आंसर भी साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट है द ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस इन द पास्ट। तो ऑलरेडी आप जो कंडीशंस थी वो मीट कर चुके हैं, फ्यूचर रिलेटेड कोई कॉस्ट नहीं है तो आप इस ग्रांट को इमीडिएटली प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर लेंगे। 2 है ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग सर्टन वर्किंग कंडीशंस फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या आपने नेक्स्ट 3 ईयर्स तक सर्टन वर्किंग कंडीशंस में मेंटेन करनी है तो इस ग्रांट को भी प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज होना चाहिए ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये जो दोनों हैं ये हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू इनकम की एग्जांपल्स थी। थर्ड है द ग्रांट वाज रिसीव फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट दैट हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स एंड बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ग्रांट को भी प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करना चाहिए ओवर 15 ईयर्स ही करना चाहिए और यूजिंग 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही करना चाहिए, यानी सेम प्रोपोर्शन एंड मेथड एज बीइंग यूज फॉर डेप्रिसिएशन वही इसके लिए भी यूज होगा। फोर्थ, ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ बिल्डिंग अ फैक्ट्री देयर ऑन। तो फिर ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करें ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग। अब हालांकि जो ग्रांट है वो लैंड से रिलेटेड है लेकिन कंडीशन क्योंकि बिल्डिंग की है तो उसके मुताबिक आप रिकग्नाइज कर लेंगे। The grant was awarded to facilitate the acquisition of land for dairy farming subject to condition of maintaining minimum 70% local employment for next 10 years। तो next 10 years तक आपने एक certain local employment को maintain करना है तो उसकी वजह से आपको ग्रांट मिल रही है। तो जो कंडीशन है वो एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने की है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक पूरी होनी है तो ग्रांट शैल बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ग्रांट रिकग्नाइज प्रॉफिट और लॉस में ही होनी है, बस ये सिर्फ देखना होता है कि ओवर विच पीरियड होनी है तो उसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक फॉलो कर रहे होते हैं। तो रिकग्निशन क्राइटेरिया इज बेसिकली बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ऑक्सीजन। ऑन जनवरी ईयर 1 एंटिटी ऑक्सीजन परचेज्ड अ नॉन करंट एसेट विद अ कॉस्ट ऑफ ₹500,000 and received a grant of ₹100,000. In relation to that asset, the asset is being depreciated on a straight line basis over 5 years. Requirement ये है कि show how the asset and the grant would be reflected in the financial statement
at the end of the first year to third year. Under both methods of accounting for the government grant allowed by IAS 20. तो दो मेथड्स हैं, एक मेथड जिसमें हम डेफर्ड ग्रांट अकाउंट को सेटअप करते हैं, दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हम एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट कर देते हैं अमाउंट ऑफ ग्रांट को और फिर डेप्रिशिएट करते हैं नेट पे। तो ये दोनों मेथड्स हैं और रिक्वायरमेंट है कि हमने 3 साल की उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्शन देनी है। सो इस रिक्वायरमेंट को हम स्टेप वाइज पूरा करते हैं। पहले मेथड 1 यूज़ करेंगे और फिर मेथड 2। सो मेथड 1 की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ डेफर्ड इनकम अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 3 साल का डाटा हमें डेवलप करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट है, डेफर्ड इनकम अकाउंट बनने का मतलब है कि एसेट ओरिजिनल जैसे नॉर्मल डेप्रिशिएट होता है वैसे होगा। तो 500,000 का एसेट है, 5 ईयर्स पर उसको डेप्रिशिएट करेंगे, तो दैट वुड बी 100,000 डेप्रिसिएशन ईच ईयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब 500,000 में से 100,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद एसेट फर्स्ट ईयर में 400,000 का शो होगा, फिर 100,000 की डेप्रिसिएशन के बाद 300,000 का, एंड देन 200,000 का, एंड सो ऑन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें ग्रांट को जो है इनकम भी बनाना है। तो 100,000 की हमें ग्रांट मिली है, ग्रांट को इनकम उसी बेसिस पर बनाना होता है जिस बेसिस पर हमने एसेट को डेप्रिशिएट किया होता है। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर ओवर 5 ईयर्स है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रांट की अमोर्टाइजेशन है इनकम के तौर पे, जो रिकग्निशन है वो भी ओवर 5 ईयर्स होगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। सो दैट वुड बी 100,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 20,000 ईच ईयर हम इनकम बना देंगे। नेक्स्ट 1 ईयर से रिलेटेड जो ग्रांट है वो करंट लाइबिलिटीज़ में शो होगी, क्योंकि जो नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर आपका लाइबिलिटी ने सेटल होना होता है या रियलाइज़ होना होता है, दैट इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। तो 20,000 की ही अमाउंट जो है वो हम हर साल एज अ करंट लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। बाकी जो अमाउंट है वो नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पर हमारी शो होगी। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम देखते हैं तो 20,000 एंड 20,000, ये 40,000 निकाल दें तो बाकी हमारे पास 60,000 जो है नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर पे बच जाता है। फिर क्योंकि 20,000 हर साल ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं तो 40,000, 20,000 नेक्स्ट ईयर ज़ीरो वुड बी रिफ्लेक्टेड इन नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो ये हमारे मेथड 1 के मुताबिक एक्सट्रैक्ट्स बन गए। अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में हमने जो एसेट है 500,000 का, उसमें से 100,000 लेस कर देने हैं ग्रांट के, तो हमारा एसेट नेट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा 400,000 पर, और इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे ओवर 5 ईयर्स। सो डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी 500,000 माइनस 100,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 80,000 ईच ईयर की। और हमारा जो एसेट है वो रिफ्लेक्ट होगा 400,000 का, क्योंकि 500,000 की हमारा कॉस्ट थी, 100,000 की ग्रांट थी। तो नेट करके 400,000 में से 80,000 की डेप्रिसिएशन निकाल के 320,000, देन 80,000 और लेस करेंगे तो 240,000, और फर्दर 80,000 लेस करेंगे ईयर 3 में तो 160,000 पे हमारा एसेट रिफ्लेक्ट होगा। इसके अंदर ग्रांट को सेपरेटली हम शो नहीं कर रहे होंगे, दैट वुड बी द ऑल ट्रीटमेंट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 में पास्ट एग्जाम कर रहे हैं आटम 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 है जिस 5 मार्क्स का, जिसमें IAS 20 के 3 डिफरेंट इशूज़ के ऊपर हम डिस्कशन कवर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो IAS 20 के मुताबिक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करना है। तो 1 मार्क, 3 मार्क एंड 1 मार्क 3 पार्ट्स हैं, तीनों छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेंगे। तो 1 बाय 1 हर पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट जो हमारे पास है उसमें है कि गवर्नमेंट मेक्स अ ग्रांट टू एन एंटिटी विच इज प्लानिंग टू डेवलप टीचिंग सॉफ्टवेयर फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज।
The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase. There are no further conditions attached to the grant. तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या बनता है? अब यहाँ पर देखें तो कोई ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है, ये एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है और इस वजह से इसे प्रॉफिट और लॉस में इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेंगे। तो इसका हम देखते हैं कि हमारे आंसर में मेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए। ट्रीटमेंट तो ये है कि इसे आप इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लें इन प्रॉफिट और लॉस में व्हेन इट बिकम्स रिसीवेबल। रीजन ये है कि ग्रांट जो है वो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है और इसके अंदर कोई फर्दर कंडीशंस नहीं। और एक एडिशनल पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं कि जी अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स भी दे देने चाहिए। वैसे तो जस्ट फॉर 1 मार्क के लिए अगर आप पहले 2 पॉइंट्स को भी मेंशन कर देंगे तो दैट वुड बी इनफ। सेकेंड पार्ट हम अगर देखते हैं तो अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट्स अप अ प्लांट in an area of high unemployment, a government grant of rupees 4 million is received with the condition that the grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. It is highly probable that the entity will comply with the condition attached to the grant. अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो आपको ग्रांट मिल रही है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मेंटेन करने के लिए मिल रही है, यानी जो ग्रांट की मेन कंडीशन है वो एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर सर्कमस्टांसेस ये हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि कंडीशन मीट हो जाएंगी जैसे यहाँ मेंशन है। तो ट्रीटमेंट ये होगी कि ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस पर रिकग्नाइज करना चाहिए ओवर द 4 ईयर पीरियड जिसमें एंटिटी उन लोगों को एम्प्लॉय करने की कॉस्ट बेयर कर रही होगी, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जब आप एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर रहे हैं तो ओवर 4 ईयर्स आप एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट जो है वो इनकर कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट और लॉस में भी जो इस ग्रांट को ओवर द 4 ईयर पीरियड रिकग्नाइज करना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन क्या होगी प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि ये एक ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कंसीडर होगी तो इसकी 2 अप्रोचेज हैं। एक तो ये कि आप इसे अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, दूसरा ये कि जो रिलेटेड एक्सपेंस है जैसे आपका जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का एक्सपेंस है या सैलरीज का एक्सपेंस है उसमें से डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो 2 ये प्रेजेंटेशन है प्रॉफिट और लॉस में। अब आप क्योंकि 4 ईयर्स पे रिकग्नाइज कर रहे हैं तो 1 साल की आपने इनकम बना ली, 3 साल का जो बाकी बैलेंस रह गया उसका क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डेफर्ड इनकम के तौर पे प्रेजेंट की जाएगी अंडर द लायबिलिटीज। जितनी 1 साल से नेक्स्ट 1 ईयर से रिलेट करती होगी वो करंट लायबिलिटी में शो करेंगे और जो उससे बाद से रिलेट करती होगी वो नॉन करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन डिपार्टमेंट टू हेल्प एन एक्सपोर्टर टू मार्केट हिज न्यू टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ अमेरिका। तो गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने एक्सपोर्ट जो से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसने फ्री टेक्निकल एडवाइस दी है ताकि एक जो एक्सपोर्टर है वो नई न्यू टेक्नोलॉजी को नॉर्थ अमेरिका के अंदर मार्केट कर सके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रांट नहीं है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है, यानी बेनिफिट तो है गवर्नमेंट की तरफ से लेकिन एक ऐसा बेनिफिट है जिस पे वैल्यू प्लेस नहीं की जा सकती तो उसको रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे यानी कि इंडिकेशन दे देंगे कि गवर्नमेंट ने हमें इस सिलसिले में एक फ्री टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड की है। तो सर्कमस्टांसेस ये हैं कि जो ये रीजनेबली कोई वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते तो रिकग्नाइज तो हो ही नहीं सकता जब वैल्यू प्लेस नहीं कर सकेंगे। ट्रीटमेंट ये होगी कि जस्ट आपने उसको डिस्क्लोज करना है इंडिकेशन को, यानी डिस्क्लोजर आपने इस बारे में देना है कि आपको किस टाइप की असिस्टेंस मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये 3 हमारे पॉइंट्स थे जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्ज़ाम कर रहे हैं स्प्रिंग 2021 का, जिसमें आइस 20 और आइस 16 की जो नॉलेज है वो डिस्कस होगी। इसका टाइटल है कॉर्व लिमिटेड, 6 मार्क्स का ये पार्ट है।
You have recently joined as the finance manager of Corp Limited CL. While reviewing the draft financial statement for the year ended 31st December 2020 prepared by the junior accountant, you have noted the following. तो इसमें एक्चुअली तो 3 पार्ट थे क्वेश्चन में, हम हर पार्ट को सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस पार्ट सेज कि इन जनवरी 2020 गवर्नमेंट अलॉटेड एन इंडस्ट्रियल प्लॉट टू CL at a prime location subject to condition that CL will establish a factory. CL constructed the factory building which was available for use on 1st October 2020. Due to delay in recruitment of key factory employees, the production activities will commence on 15 March 2021. The accountant has not recorded the land as it was given free of cost. तो ये incorrect treatment है, इसको recognize करना चाहिए, ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट है. While the factory building is still appearing in capital work in progress as production activities will commence on 15 March 2021. So इसका मतलब है कि फैक्ट्री बिल्डिंग भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में गलत शो हो रही है बिकॉज इट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर. तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जानी चाहिए ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड इट शुड आल्सो बी डेप्रिशिएटेड फ्रॉम दिस डेट. Accounting policy of CL is to carry land and building at fair value wherever permitted by IFRS. तो जो नॉन मॉनेटरी ग्रांट है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक फेयर वैल्यू को यूज़ करना और दूसरा नॉमिनल अमाउंट पर मेजर करना. तो हम उसमें फेयर वैल्यू को प्रेफर करेंगे. रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस हाउ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ CL फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS. सो इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सिनेरियो के मेन कंटेंट को सामने रखते हुए. तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं किया, ये गलत है. तो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट फॉर नॉट रिकॉर्डिंग लैंड इज इनकरेक्ट. अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय गवर्नमेंट इज अ ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट. कैश में नहीं मिला लेकिन एक एसेट तो आपको मिला है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स तो हुआ है, तो इसको जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर करना चाहिए. अब किस वैल्यू पे करना चाहिए, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक फेयर वैल्यू का और एट नॉमिनल वैल्यू का. तो इसकी मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू और एट नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए. अब जिस तरह से CL की पॉलिसी डिस्कस की हुई है तो वो ये की हुई है कि जहाँ पर भी पॉसिबल होता है तो वो फेयर वैल्यू पे शो करते हैं लैंड और बिल्डिंग को. तो दैट्स वाई दे शुड यूज़ फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड. उसको असेस करना चाहिए और उस पर ही इनकी एंट्री होनी चाहिए कि लैंड को डेबिट करें और डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट करें एट फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड. उसके बाद क्योंकि ग्रांट में जो कंडीशन है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री की है, तो इस जो डेफर्ड ग्रांट है इसे इनकम बनाना चाहिए ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग. नेक्स्ट इशू ये है कि फैक्ट्री बिल्डिंग को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में शो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अवेलेबल फॉर यूज़ है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. तो इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और इसी डेट से 1 अक्टूबर से इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी चाहिए. तो लाइफ यहाँ पर नहीं गिवन और अमाउंट वगैरह नहीं गिवन, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.